नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी के डर से आईएएस काडर रिव्यू में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव वेतनमान के पद नहीं बढ़ाने वाली खबर की। उसके बाद प्रदेश के 44 जिलों में आरटीओ में बढ़ रही सुविधाओं की छानबीन करेंगे। फिर भवन विकास निगम को गठन करने वाले खबर पर खोजबीन होगी और अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का मजेदार किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। कैबिनेट सेक्रेटरी के डर से मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस संवर्ग के काडर रिव्यू के डीओपीटी को भेजे गए प्रपोजल में मुख्य सचिव वेतनमान के पद नहीं बढ़ाए हैं। दरअसल आईपीएस और आईएफएस के काडर रिव्यू के प्रपोजल को यह कहते हुए कि काडर पोस्ट में 2% से ज्यादा पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। आईपीएस संवर्ग के काडर रिव्यू प्रस्ताव में डीजी के 5 से बढ़ाकर 7 पद करने के साथ ही एडीजी और आईजी सहित एसपी के पद बढ़ाने का प्रस्ताव था। इसी तरह आईएफएस संवर्ग में पीसीसीएफ के 5 पद स्वीकृत हैं, लेकिन आईएफएस के काडर रिव्यू में पीसीसीएफ के 5 से बढ़ाकर 8 पद करने का प्रस्ताव डीओपीटी भेजा गया था। डीओपीटी ने दोनों प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी, लेकिन प्रस्ताव कैबिनेट सेक्रेटरी के पास पहुंचा तो आपत्ति लगा दी गई। काडर रिव्यू के दोनों प्रस्तावों में 2% से ज्यादा पद बढ़ाए गए थे, जबकि प्रावधान के तहत काडर रिव्यू में 2% से ज्यादा पद नहीं बढ़ाए जा सकते। आईपीएस और आईएफएस संवर्ग के काडर रिव्यू का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने इन आपत्तियों के बाद वापस राज्य सरकार को लौटा दिया। यही कारण है कि आईएएस संवर्ग के काडर रिव्यू का प्रपोजल जो डीओपीटी को भेजा गया है, उसमें प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव के साथ ही नॉन काडर पोस्ट के 25 पद बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य सचिव वेतनमान के एक भी पद को नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान में मुख्य सचिव वेतनमान के 7 पद स्वीकृत हैं, जबकि नॉन काडर के मुख्य सचिव वेतनमान के 7 पद मिले हुए हैं। इस तरह मध्य प्रदेश के आईएएस संवर्ग में मुख्य सचिव वेतनमान के काडर और नॉन काडर के 14 पद हो गए हैं। इस तरह 14 पदों पर मुख्य सचिव सहित अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पदस्थ किए जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित इस वेतनमान में 15 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें केंद्र से वापस लौटे शैलेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। मुख्य सचिव वेतनमान के काडर और नॉन काडर के स्वीकृत पद से 1 पद ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार ने बना लिया। जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन नियम कड़े जो आड़े आ रहे हैं और केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के सख्त रवैये के चलते इस बार मुख्य सचिव वेतनमान के एक भी पद बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। मध्य प्रदेश आईएएस संवर्ग में वर्ष 2016 में हुए काडर रिव्यू में 439 पद स्वीकृत हैं। इनमें से सीनियर काडर पोस्ट 238 हैं। यदि केंद्र सरकार आईएएस संवर्ग के काडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी तो मध्य प्रदेश में आईएएस संवर्ग के मौजूदा स्वीकृत 439 पद बढ़कर 464 पद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव के स्वीकृत पद 25 हैं। काडर रिव्यू में इनको बढ़ाकर 28, सचिव के स्वीकृत पद 15 को बढ़ाकर 20, कलेक्टर के स्वीकृत 51 पद को बढ़ाकर 52, जिला पंचायत के सीईओ के स्वीकृत 22 पद को बढ़ाकर 30, अपर सचिव के स्वीकृत 20 पद को बढ़ाकर 25 और नॉन काडर के स्वीकृत 25 पद को बढ़ाकर 30 करने का प्रपोजल डीओपीटी को भेजा गया है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। जी धन्यवाद उमेश जी। प्रवीण जी, कैबिनेट सेक्रेटरी के डर से चीफ सेक्रेटरी के जो वेतनमान के पद हैं वो आईएएस संवर्ग में काडर रिव्यू में डीओपीटी को भेजे ही नहीं, जबकि एक पद बढ़ा के यहाँ पर काम लिया जा रहा है। 14 पद है सीएस वेतनमान के और 15 अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं देखिए
पदों की यहाँ तक बात है और अधिकारियों की बात है, ये जरूरत होती है पदों की पूरी कार्य व्यवस्था में, कार्य प्रणाली में, तो इसलिए पद बनते हैं और उनके कैडर के से उनका रेशो भी डिसाइड होता है कि कितने पद रहेंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि एक पद और जो वहाँ भेजा गया कैडर रिव्यू के लिए नहीं भेजा गया, तो ये मुझे लगता है कि जो केंद्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो लगातार खींचतान मची हुई है लेके, क्योंकि अगर आपको ख्याल होगा अभी केंद्र सरकार ने जो अपना निकाला उसमें कई राज्य जो है IAS को भेजने को तैयार नहीं है, तो इसलिए नॉन कैडर में ज्यादा ये पद बढ़ते जा रहे हैं, जो कैडर के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो एक असंतुलन की स्थिति बनी हुई है केंद्र और राज्यों के बीच में। इसी को मुझे लगता है कि इसको देखते हुए ये पद छुपाए गए होंगे या जो भेजे जा रहे थे वो भेजे नहीं गए, लगातार उसके प्रस्ताव बना के भेजना था वो पद नहीं भेजा है। जी भाई प्रवीण जी, अखिल भारतीय सेवा के कैडर रिव्यू में कॉडर पोस्ट में दरअसल 2% से ज्यादा पद नहीं बढ़ाने का प्रावधान है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते, लेकिन कई बार देखा गया है, इसी बार IPS और IFS ने 2% से ज्यादा पद बढ़ा दिए। यही कारण है कि जो कैबिनेट DOPT ने तो हालांकि इसको हरी झंडी दे दी थी, लेकिन DOPT ने माफ कीजिएगा, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी ने आपत्ति उठा ली। IFS में PCCF के 5 से उन्होंने 8 पद कर दिए थे, इसमें बढ़ा दिए थे, और इसी तरह IPS में DG के 5 से 7। यही डर उनको सता रहा था। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसमें भी कोई रोक टोक ना लग जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी आपत्ति ना उठा लें? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जो एक बार कहते हैं कि दूध का जला हुआ भी फुफुद के पीता है, ये उसी तरह का एक कदम है, क्योंकि आप देखेंगे IPS और IFS कैडर में लगातार खींचतान मची रहती है। एक दूसरे को जो IAS है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, खासकर IFS और IPS के पदों में अगर कोई बात हो रही हो, उनका वेतनमान बढ़ना हो, उनका पद बढ़ना हो, उनका रेशो बढ़ना हो, कैडर बढ़ना हो, उसमें कहीं ना कहीं लगातार खींचतान की बातें सामने आती रही हैं। और इन तीनों संवर्ग जो अखिल भारतीय स्तर के सबसे बड़े जो संवर्ग हैं तीनों, इनके बीच में एक खींचतान की स्थिति दिखती रहती है। अब तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लेटरल एंट्री से भी IAS के पद बढ़े गए हैं। मतलब केंद्र सरकार जो राज्यों पे जो खींचतान मची हुई है, अभी आप पश्चिम बंगाल में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, जो उनकी बात की जा रही है IAS को लेके, तो उसमें जो खींचतान मची है उसी का परिणाम है कि आज अब केंद्र सरकार ने अपने स्तर पे लेटरल एंट्री से नई भर्ती करी है। निचले संवर्ग के अधिकारी हैं, उनको IAS का कैडर में शामिल किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं कि ये एक दूसरे का जो डर था कि वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी इसको रोक नहीं दे, आपत्ति नहीं लगा देंगे इस प्रस्ताव पे भी, इसलिए उसको घुमा फिरा के पेश किया गया, उसको दबा लिया गया। प्रवीण जी, अखिल भारतीय सेवा के अफसर सरकारी नौकरी में सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊंचा ओहदा होता है। जब प्रावधान है कि 2% से ज्यादा का कैडर रिव्यू में नहीं भेजना, और जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं इनका हर 5 साल में कैडर रिव्यू होता है, जबकि नीचे के कर्मचारियों का अनियमित है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि समय सीमा में कैडर रिव्यू होना है। उसके बावजूद जब नियमों का पालन इनके द्वारा नहीं किया जाएगा, तो फिर नीचे के कैडर वालों से नियमों के पालन की क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली जा रही है कि IAS अपने मामले में बहुत उधार देते हैं। कोई सुविधा देना हो, वेतनमान की बात हो, वेतनमान समयमान वेतनमान की बात हो, या दूसरे कोई सुविधा हो, तो उसमें दूसरे कैडर को वो अपने बराबर आने ही नहीं। जैसे कभी भी ये की स्थिति बन रही है दूसरे कैडरों के बीच में, ये हमेशा से रही है। अगर कोई पद या जो सीधी का कोई पद है वो अगर उनका वेतनमान किसी PS के या उनके लेवल के जा रहा होगा, तो आप निश्चित मानिए उस पर आपत्ति आई जाती है, चाहे वो वित्त विभाग की हो चाहे GID की हो। तो वहाँ बैठे अधिकारी स्वीकार नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते कि उनके बराबरी पे किसी और को जो है वेतनमान हो जाए या उनके स्तर से क्रॉस हो जाए। जबकि आप देखें कि व्यवस्था में, कार्य प्रणाली में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ की जो एडिशनल डायरेक्टर होंगे या जो नॉन IAS के पद है, वो उनकी वेतनमान IAS जो कमिश्नर बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, उनसे अधिक हो जाता है। तो वहाँ भी खींचतान की स्थिति में डिपार्टमेंट बनी रहती है। अब तक दोनों कैडरों के बीच में झगड़ा आए दिन सामने आता है। तो मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हैं कि एक पद वैसे ही एक्स्ट्रा है, हो गया है मध्य प्रदेश में CS लेवल का, 14 की जगह 15 अधिकारी काम कर रहे हैं,
तो यह अपने आप में एक विसंगति है, और इस विसंगति को या अनियमितता को छुपाने के लिए प्रस्ताव मुझे लगता है कि दिल्ली तक भेजने की हिम्मत मध्य प्रदेश के IAS जुटा नहीं पाए हैं। GATE विभाग उसकी हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वो चीज सामने आ जाती तो आप 2% की बात कर रहे हैं, 2% से ऊपर की, तो भी शायद ही फिर आपत्ति इसमें आना निश्चित था। प्रवीण जी, ऐसा नहीं लगता कि जब मामला अपने संवर्ग का आता है, खासतौर से अखिल भारतीय सेवा के अफसरों का, तो नियम ये जो है वो बलाए ताक पे रख देते हैं। अब IAS कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार होना था, तो IAS जो अधिकारी हैं उन्होंने संविदा पे केवल कैडर रिव्यू के लिए एक रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति करी, जबकि और भी बहुत सारे पद हैं, खाली पड़े हैं, उन कर्मचारियों की भर्ती के लिए इस तरह का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब अपने कैडर की बात आई तो उसके लिए संविदा पे अधिकारी की नियुक्ति भी कर ली। क्या कहेंगे? ऐसे कई एग्जाम्पल हम 5-7 सालों में देख चुके हैं कि जब IAS के खुद का मामला होता है, उनके संवर्ग का कोई अधिकारी के घर सेवा वृद्धि करना होती है, एक्सटेंशन का मामला आता है या संविदा नियुक्ति की बात आती है, तो तत्काल उस पर लेके टॉप टू बॉटम सब जगह से अनुमति मिल जाती है। वहीं अगर दूसरे कैडर का या नॉन कैडर का जो अधिकारी होता है, SS लेवल का होता है, उसका अगर कोई मामला हर तरह की आपत्ति आ जाएगी, चाहे वो GAD की हो, चाहे फाइनेंस की हो, वहां बैठे अधिकारी, ये अधिकारी उसको स्वीकार नहीं कर पाते और उसको कई कहीं से भी अनुमति नहीं मिल पाती और उसको कहीं बैठना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रदेश में अपन ने देखा है, आपने भी देखा होगा कि लगातार कई पदों पर आज भी रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं, जो एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं, उनकी कहते हैं पुनर्वास जितनी जल्दी हो जाता है दूसरे कैडर के, या IAS हो, चाहे वो IFS हो, या फिर नॉन कैडर के लोग हो, मतलब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, कितने सीनियर मोस्ट हो, वो उनको पुनर्वास में बहुत दिक्कत आती है बनस्पत IAS के, क्योंकि IAS अपने संवर्गों के हितों की रक्षा और संरक्षण और संवर्धन जितना अच्छे से कर पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैडर का अधिकारी उस ढंग पे काम कर पाता हो या अपने मंसूबों को अंजाम दे पाता हो। प्रवीण जी, अभी अपन मुख्य सचिव के वेतनमान के कैडर और नॉन कैडर की बात कर रहे थे कि IAS संवर्ग में CS के वेतनमान के कैडर के 7 हैं और नॉन कैडर के भी 7 पद हैं। इस तरह से कैडर और नॉन कैडर के 14 पद हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में 15 अधिकारी पदस्थ हैं और काम कर रहे हैं, मुख्य सचिव को शामिल करते हुए। यदि यही बात किसी और संवर्ग में होती, नीचे के दूसरे जो राज्य प्रशासनिक सेवा है या और भी कोई दूसरे संवर्ग में हो कर्मचारियों की, तो तत्काल रिवर्ट कर दिया जाता, तो उनको अतिरिक्त उस पर काम नहीं करवाया जाता। जबकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अतिरिक्त काम कर रहे हैं इतने बड़े ओहदे पे, तो उसमें कोई उनको गलत या कुछ वो नजर नहीं आ रहा। देखिए भाई जी, IAS लॉबी जो है उसको अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों में, या आप दूसरे जो चाहे वो कोई भी छोटे कार्यालय हो जिले स्तर के या फिर कोई भी कार्यालय हो, संस्थान हो जो नए बने, उन सब में आज भी जो नॉन IAS कैडर के पद हैं वो लगातार बहुत बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। उनके प्रमोशन, उनका सब कुछ रखा हुआ है। जगह जगह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए उसको रोक दिया जाता है, लेकिन IAS के पद हैं उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ पा रही। उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका जो हित है, उनके जो भी सुविधा कहते हैं सेवा नियम है, उनमें कहीं कोई रोक नहीं आ रही है। उनका मतलब लगातार हर समय पे उनका जो प्रमोशन होना है या उनका कैडर बदलना है या वेतनमान बदलना है, वो तो मुझे लगता है कि ये विसंगति है। इसीलिए यही बात है कि ये प्रस्ताव उनका फायदा होने वाला था उस तक को लिया है। अगर वो अपने फायदे को रोक के कोई काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण होगा। और जो आपने बात उजागर की है कि 15 अधिकारी काम कर रहे हैं 14 पदों के अगेंस्ट में, ये भी एक बहुत रीजन है उसके लिए प्रस्तावना भेजने का। और विसंगति की आप बात करेंगे तो आप देखिए जिन पदों पर सीधे डिपार्टमेंटल जो पद है उनमें भी आज IAS पहुंच रहे हैं। IAS की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके विभिन्न मंत्रालय में ये जो है अधिकारी नहीं है IAS के, दिल्ली जिनको भेजा जाना, दिल्ली जाने वाले लोग नहीं है। केंद्र सरकार उस पर नाराजगी कर चुकी है कि इतने अधिकारी होना चाहिए, वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं जो खींचतान है IAS का, जो अपना ईगो पॉइंट है, वो ईगो आड़े आ रहा है हर जगह।
और अपने काम से उनका हित संरक्षण नहीं हो पाता, उसीलिए ये इस तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी आपका इनसाइड राजस्थान से जोड़ने के लिए। कैडर रिव्यू में प्रावधान है 2% का, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते, लेकिन डर के मारे IAS संवर्ग के कैडर रिव्यू में एक पद CAS वेतनमान का बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। भोपाल सहित प्रदेश के 44 जिलों में लर्निंग लाइसेंस, DL और DL रिन्यूअल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलवाना, DL रिप्लेसमेंट, DL डुप्लीकेट सरेंडर ऑफ COB जैसी परिवहन विभाग की सेवाएं भी अगले महीने से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी। इसके बाद लोगों को इन सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, आगरमालवा, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में लर्निंग लाइसेंस सहित 7 सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की शुरुआत पिछले साल जुलाई में सतना और खरगोन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की थी, जबकि 2 अगस्त से प्रदेश के बाकी